हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो काफ़ी लोगों का अभी एक डाउट आ रहा है कि सर एसएससी और बैंकिंग की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। अभी हाल ही में जैसे एसबीआई के फॉर्म कुछ दिन पहले आ गए हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है एसबीआई पीओ का, और सीएचएसएल के भी फॉर्म अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो और सीजीएल का तो है ही पहले से लाइंड अप। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर अभी एसएससी और बैंक की तैयारी एक साथ करनी चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं मेन दो सवाल के जवाब दूंगा। एसएससी की तैयारी और बैंकिंग की तैयारी साथ में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए तो किन्हें करनी चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आपको दोनों ही सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको दोनों एग्जाम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि यदि आपको ये दोनों एग्जाम साथ में करना भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि दोनों के ही सिलेबस में थोड़ा सा तो ओवरलैप है, बट काफ़ी कुछ अंतर है। खासकर जीके और रीजनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो मैं एक एक करके आपको थोड़ा सेकंड के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जो है वो एसएससी के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। तो यदि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर भी है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट बैंक के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ रहता है। जैसे कि प्री में 20 मिनट ही मिलेगा मैथ्स सॉल्व करने के लिए, 20 मिनट मिलेगा इंग्लिश सॉल्व करने के लिए। तो आप ऐसा नहीं है कि बिना मैथ्स पढ़े या बिना इंग्लिश पढ़े एग्जाम निकाल लेंगे। और खासकर मेंस में तो सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है और सेक्शनल टाइमिंग भी रहता है। तो ये बात का पहला ध्यान रखें। और दूसरा बात, बैंक का एग्जाम का आपको लेवल प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। जैसे कि एसएससी में प्री और मेंस में क्वेश्चन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है जितना बैंक में बढ़ जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप सिर्फ प्री निकाल लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेंस बैंक में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दो बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स का। तो जो एसएससी का मैथ्स होता है उसका सिलेबस ज़्यादा होता है, कवर करने में टाइम लग जाता है। और यदि आपको नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 महीने तो सिर्फ सिलेबस करने में लग जाएंगे। इनफैक्ट 6-6 महीने भी लग जाते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, और सिर्फ सिलेबस करने में। वहीं बैंक में जो होता है, भले ही सिलेबस कम होता है बट उसमें एक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि आपको कुछ टफ सवाल भी करके जाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे जब टफ सवाल आए तो उनको कर पाएं। भले ही दोनों में अर्थमेटिक कॉमन है, बट दोनों का एग्जाम का अप्रोच करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। तो अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। दोनों में ही इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और वेटेज भी दोनों में ही एग्जाम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा है। एसएससी में तो है ही 135 मार्क्स का इंग्लिश आता है, बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश का। बट एसएससी की इंग्लिश में वोकैब का पोर्शन आता है जिसको आप याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। बट बैंकिंग में लेकिन ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग में आपको रीडिंग और अंडरस्टैंड करने का अच्छे से आना चाहिए। और प्लस बैंक की इंग्लिश का लेवल ज़्यादा होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा उस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए। तो भले ही आप दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि मेरे तो एसएससी के इंग्लिश में नंबर आ रहे हैं बट बैंक में भी नंबर आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको बैंक का कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आए। भले ही बैंक के आपको पैराग्राफ बेस्ड वोकैब बन जाए बट एसएससी के कहीं वोकैब्स आते नहीं बनेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही होगा। तो दोनों में ही काफ़ी अंतर है इंग्लिश में भी। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और बात करते हैं अब रीजनिंग की। तो एसएससी की रीजनिंग आसान होती है। आप यदि मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप 1 महीने में आराम से रीजनिंग कर लेंगे, सारे ट्रिक्स सीख जाएंगे। तो एसएससी की रीजनिंग तो आसान है। आप यदि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप बीएससी बीए ये बैकग्राउंड से हैं तो भी आप आराम से रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि 2 महीने की तैयारी में रीजनिंग हो जाती है। बट बैंक की रीजनिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा अलग से, और अलग से टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए आपकी रीजनिंग हो गई 2 महीने में, तो आप जीके में वो समय दे सकते हैं। बट बैंक में ऐसा नहीं कर सकते। बैंक में यदि आप दोनों तैयारी साथ में कर रहे हैं तो बैंक के लिए आपको रीजनिंग के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, और फिर एसएससी की रीजनिंग तो करनी ही पड़ेगी, बैंक की भी रीजनिंग अलग से करनी पड़ेगी। तो समय आपका बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो अब मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की। तो एसएससी का जो जनरल अवेयरनेस होता है उसमें आपको स्टैटिक का पोर्शन रहता है और करंट का भी पोर्शन रहता है। और करंट का पोर्शन कम रहता है बट वो एसएससी कभी कभी 2-2 साल 3-3 साल पुरानी करंट अफेयर्स पूछ लेती है। तो वहीं बात करें बैंक का, तो बैंक का में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और वो भी बैंकिंग से रिलेटेड। ऐसा आपको यदि सोच रहे हैं कि यदि मैं बैंक का करंट अफेयर्स कर लूंगा तो मेरा एसएससी का काम हो जाएगा, और एसएससी का करंट अफेयर कर लूंगा तो बैंक का काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में काफी अंतर है दोनों में। और इसमें समझ लीजिए कि आप 5% ही दोनों का सिलेबस कॉमन है, और बाकी तो आपको बैंक और एसएससी के लिए अलग से समय निकाल के दोनों के लिए अलग से जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए जीके तो आपका बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों का जीके में बहुत अंतर है। तो ये तो हो गया आपकी दोनों के सिलेबस के बारे में बता दिया। आप देख पा रहे होंगे कि इवन दो सिलेबस में कुछ पोर्शंस कॉमन है बट काफी ज्यादा ओवरलैप नहीं है, और आपको अलग से दोनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही एग्जाम 100% डेडिकेशन मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्जाम 50% कर लेंगे तो आपका 50% दूसरे एग्जाम का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही एग्जाम में आपको 100% अलग से समय देके करना पड़ेगा, और अलग से उनका सिलेबस कवर करना पड़ेगा, अलग से उनके मॉक्स लगाने पड़ेंगे। दोनों ही एग्जाम में आपको 100+ मॉक्स लगाने पड़ेंगे। एटलीस्ट प्री में 100+ मॉक्स लगा के जाइए। बैंक के एग्जाम में रीजनिंग तैयारी करनी पड़ेगी। तो देख पा रहे हैं कि दोनों एग्जाम साथ में करना बहुत मुश्किल है। और यदि आप फ्रेशर हैं और यदि आपने तैयारी अभी शुरू की है तो बिल्कुल ही मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप दोनों एग्जाम साथ में करें, क्योंकि आप दोनों एग्जाम में से किसी में नहीं निकाल पाएंगे फिर। या फिर आप बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन चल रहा है तो ऐसा होगा कि जहाँ एसएससी में आपको 4600 ग्रेड पे मिलने वाला था वहीं आप 2400 पे आके रह गए। वहीं बैंक में आप जहाँ पीओ बनने वाले थे बस क्लर्क ही बन पाए, या फिर दोनों जगह ही ऐसा जॉब मिला, घर से बहुत दूर जॉब मिल गया, जो आप करने के बाद आपको फिर आगे और प्रिपरेशन करने का मन करेगा और फिर वहाँ पे आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए यदि
आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर जो बच्चे अभी 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप एक एग्जाम पकड़ लीजिए। दोनों में से कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना चाहिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो यहाँ आई बटन पे दिख जाएगी। तो आपको जो एग्जाम सेलेक्ट करना है वो आप एग्जाम एक सेलेक्ट कर लीजिए और उसको ही एक साल अच्छे से कीजिए, उस पर ही फोकस रखिए। और खासकर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए दोनों एग्जाम में एक साथ करने का, इससे आपको बहुत नुकसान होगा और आपकी प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसलिए जो फ्रेशर हैं, जो 1 या 2 अटेम्प्ट भी दे रखे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि आप एक ही एग्जाम पे फोकस रखिए और आप एक ही एग्जाम निकालने का ट्राई कीजिए। अब बात करता हूँ कि किनको एग्जाम देना चाहिए, दोनों साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। तो जैसे जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का है, जो दो बार इन एग्जाम्स दे चुके हैं, जिनका सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका है, जो 1-2 मार्क्स से छूट जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास समय है काफ़ी सारा, तो वो ट्राई कर सकते हैं बैंक का एग्जाम, या फिर बैंक का दे रहे हैं तो एसएससी का एग्जाम ट्राई कर सकते हैं। बट यदि आप इंजीनियरिंग या मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर इंग्लिश मीडियम से नहीं है, आपको इंग्लिश के लिए अलग से प्रिपरेशन करना है, तो फिर आप मत ट्राई कीजिए दोनों एग्जाम को। यदि आप अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है 10th-12th में और फिर आपका बैकग्राउंड भी मैथ्स का है, तो आपका देखेंगे कि काफ़ी सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो रखा है, बस आपको रिवाइज करना है। तब आपको सिर्फ जीके पे फोकस करना पड़ेगा। बट यदि आप नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं तो आप बिल्कुल दोनों का साथ में ट्राई मत कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको ये दोनों जो एग्जाम्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, वो एक पहाड़ की तरह है। एक कहावत है कि यदि आप टॉर्च लाइट जलाएंगे तो उससे प्रकाश जरूर हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। यदि आपको एग्जाम्स निकालना है तो एकदम लेजर लाइट की तरफ फोकस रहिए, एक एग्जाम पकड़िए और उसी को लेजर लाइट की तरफ फोकस रखिए और उसी पे ध्यान रखिए, तब जाके उसमें छेद हो सकता है। सारा एग्जाम्स देना और सारा एग्जाम्स ट्राई करना अच्छा लगता है सबको कि मैंने ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, बट लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा, वो है कि आप एग्जाम निकाले कि नहीं निकाले। चाहे एसबीआई निकाले, बैंक निकाले, एसएससी निकाले, सीजीएल निकाले, सीएचएसएल निकाले, कुछ भी निकाले, बट आप एग्जाम निकाले तभी उसका कोई मतलब है। सिर्फ तैयारी करते रहने से कोई फायदा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का आपको आगे कोई वर्क एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो वर्क एक्सपीरियंस में कोई फायदा होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपको एग्जाम निकालना है। सिर्फ तैयारी करने के लिए मत कीजिए, अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। आपको यदि बैंक से रिलेटेड कोई डाउट है, एग्जाम से, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, उससे रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर आप नया सोच रहे हैं बैंक के एग्जाम का प्रिपेयर करने का, एसएससी के रिलेटेड तो हम कंटेंट लाते ही रहते हैं। बैंक के रिलेटेड यदि आपको कुछ डाउट्स हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।